बाय। अरे भाई, अच्छा हुआ तू गया नहीं। क्या है, आज जॉब का पहला दिन है, लेट नहीं होना चाहता। चौक तक छोड़ देगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं भैया, चलिए ना, आइए। राहुल, अरे जतिन भैया, आप ये क्या कपड़े पहन रखे हैं आपने? ये सिक्योरिटी गार्ड की ड्रेस पहन के कहाँ जा रहे हैं आप? अरे सलोनी, मेरी ना नौकरी लगी है कंपनी में, वहीं जा रहा हूँ बस। अरे आप कैसी बात कर रहे हो? इतने बड़े आदमी होकर आप सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करोगे? क्यों मेरे से मजाक कर रहे हो? आप लोगों का इतना बड़ा घर है, दोनों भाई कामयाब हो आप क्यों मेरे से मजाक कर रहे हो? सुबह सुबह मैं ही मिली आपसे मजाक करने के लिए। सलोनी, अरे तू वहाँ क्या उनसे बात कर रही है? आजा ना, घर चल के चाय पीते हैं। अरे दीदी रुको, मैं बात कर रही हूँ, अभी आती हूँ। अरे भैया, मेरे को एक बात नहीं समझ में आई। आपके छोटे भाई का इतना अच्छा बिजनेस है तो आपको गार्ड की जॉब क्यों करनी पड़ रही है? और अगर कोई ऐसी भी दिक्कत है तो आपके छोटा भाई तो आपका खर्चा उठा ही सकते हैं। ऐसी भी क्या बात आ गई जो आपको ये जॉब करनी पड़ रही है? वो क्या है ना कि अभी तो कुछ काम था नहीं और कोई काम करने के लिए भी नहीं है घर पे, तो सोचा कि नौकरी कर लेता हूँ। सिक्योरिटी गार्ड का काम मिला तो यही पकड़ लिया, बाकी सब ठीक हो जाएगा तो आगे की आगे देखेंगे। अभी तो यही करना पड़ेगा फिलहाल। बस इसीलिए मैं राहुल को बोल रहा था कि ये मेरे को ये नाके तक छोड़ देगा तो वहाँ से ऑटो चलते हैं वहाँ तक के लिए, कंपनी तक के लिए, तो फिर वहाँ से चला जाऊंगा। मैं आपकी बात समझ रही हूँ भैया, लेकिन आप एक चीज तो देखिए कि आप इतने बड़े आदमी होकर इतना छोटा मोटा काम करेंगे और आपके पापा की कितनी ज्यादा इज्जत है। ये काम अच्छा लगेगा आप पर? ये आप खुद सोचो। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब क्या है, भाई को परेशानी क्यों करना, अपने पैरों पे भी तो खड़ा होना है, अपने लिए तो कुछ करना ही है ना जीवन में। तो बस इसलिए नौकरी मिली है तो यही कर रहा हूँ मैं। आपके पिताजी नहीं रहे, आपको लोग देखेंगे छोटा मोटा काम करते हुए तो आपको कैसा महसूस होगा और कितनी शर्मिंदगी महसूस होगी बताइए आप। समाज में इतनी इज्जत होने के बाद अगर आप ये काम करोगे तो क्या इज्जत रह जाएगी आप लोगों की? समझ रहे हो आप? लोगों को तो चाहिए बहाना मजाक बनाने का, आप लोगों का मजाक बनाएंगे। क्या कर सकते हैं सलोनी, घर चलाने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। तो बस ये नौकरी लगी है तो ये कर रहे हैं। बाकी भगवान ने सब कुछ सही चाहा तो जीवन बहुत बड़ा है, बहुत लंबा है, देखेंगे आगे क्या हो सकता है हमसे। भगवान को यही मंजूर है तो बस जा रहा हूँ नौकरी पर। सलोनी, तुझे पता है मैं नया सूट लेके आई हूँ वो नई वाली दुकान से, आजा तेरे को दिखाती हूँ। अरे दीदी रुक जाओ, अभी आ रही हूँ, इतनी इंपॉर्टेंट बात चल रही है और आप कैसी बात कर रहे हो? रुक जाओ। राहुल भैया, मेरे को एक चीज बताइए, आपका इतना अच्छा बिजनेस है, आप अपने बड़े भाई की जिम्मेदारी तो उठा सकते हैं ना, और आप उनको ये काम कैसे करने दे रहे हैं? आप अपनी फैक्ट्री में कोई काम दे दो उनको, पार्टनरशिप में काम कर लो, क्या हो जाएगा? ऐसे उनका भी काम चल जाएगा और आपको भी सारा मिल जाएगा, इसमें कोई बुरी बात है? अगर ये आपके संग काम करेंगे तो आपका बिजनेस भी बढ़ेगा और लोग आपकी इज्जत भी करेंगे। और एक बात और, मार्केट में ना आप दोनों का नाम हो जाएगा कि आप दोनों बिजनेस संभाल रहे हो अपने पिताजी का। अरे नहीं नहीं, राहुल क्या कर लेगा इसमें, उस बेचारे को क्यों परेशान करना, वो तो बेचारा खुद काम की टेंशन लेता रहता है इतनी। बाकी हमें लेट हो रहा होगा, आपको कहीं जाना है ना, आप जाओ भाई, चल लेट हो रहा है, हम भी चलते हैं। अरे भैया, इतनी भी क्या जल्दी है जाने की? आप बता ही रहे हैं, पूरी बात बताइए ना उन्हें भी तो पता चलना चाहिए कि हमारे बीच चल क्या रहा है। दरअसल सलोनी, बात यह है कि जो तुम्हारी दोस्त है ना, इसे बिल्कुल भी नहीं पसंद कि मैं भैया के लिए कुछ भी करूं। वो बस ये चाहती है कि मेरा भाई मेरे से हमेशा के लिए अलग हो जाए। भैया अपना कहीं भी बाहर खाए या कुछ भी कमाए, बाहर रहे, कुछ भी करें, अब रहे या ना रहे उसको उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो बस ये चाहती है कि भैया यहाँ से चले जाए हमेशा के लिए। लेकिन ये एक चीज भूल गई है शायद, पिताजी के जाने के बाद ना भैया ये हैं जिन्होंने मेरे को संभाला है, मेरे को पढ़ाया है, लिखाया है। और शायद इनको तो याद ही होगा, मुझे एक बार 5 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ी थी, मैं बिल्कुल लॉस में जा चुका था, खरे सड़क पर आ गए थे हम लोग। तब भैया ने अपने हिस्से की जमीन बेच दी थी मेरे लिए और मेरा बिजनेस दोबारा चलाया था ताकि मैं अपने पैरों पर खड़ा हो सकूं, मुझे किसी भी चीज की दिक्कत ना आए। लेकिन आज जब भैया का बुरा वक्त आया ना, तो तुम्हारी दोस्त क्या कह रही है कि भैया को इस घर से निकाल दो, जो इनके हिस्से की बाकी बची हुई जमीन भी है ना वो भी अपने नाम कराओ और इनको सड़क पे भीख मांगने के लिए छोड़ दो। क्या करूँ अब? 7 फेरे लिए मैंने उसके साथ, वो भी अपना घर छोड़ कर आई है। अब उसकी बात मेरे को ज्यादा सुननी पड़ती है मेरे भैया से। वैसे मैं हूं तो जोरू का गुलाम ही, भैया मुझसे जब भी पैसे मांगते हैं ना, हमेशा उनको मैं बहाना लगा देता हूँ कुछ ना कुछ कि भैया अभी मेरी लिमिट फुल हो रखी है, अभी मेरे अकाउंट में पैसे नहीं है,
कल मेरे को किसी और को पेमेंट देनी है तो मैं आपको दे नहीं सकता। अब मैं इतने बहाने मार चुका हूँ ना कि भैया को भी समझ आ गया है कि मैं अपने बीवी के इशारों पर चल रहा हूँ, ना कि भैया के कहे पर। अब भैया बेचारे क्या करेंगे, उन्हें तो उम्मीद थी ना मुझसे कि उसका छोटा भाई कमा रहा है तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो कर ही देगा, उसे भूखा थोड़ी ना मारेगा। लेकिन अफसोस, उनकी उम्मीदों पे मैं खरा नहीं उतर पाया। तो इसलिए भैया बेचारे सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने लगे। उन्हें भी तो अपना पेट पालना है ना। अब पापा की इतनी इज्जत जो है, भीख मांगकर उसको मिट्टी में थोड़ी ना मिला सकते हैं, तो इसलिए सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहे हैं। दीदी आपने तो ये बहुत गलत किया भैया के साथ। और नहीं तो क्या, आप इसको शरीफ समझते हो? आपको पता है एक बात, एक लड़की ही होती है, पराए घर से आती है और दो सगे भाइयों के बीच लड़ाई करवा देती है। उनके बीच एक दीवार बना देती है कि कभी दोनों भाई आपस में मिल ही ना पाए। चलिए भैया, लेट हो रहे हो क्या? काफी बात हो चुकी है, चले। तुम कौन हो? यहाँ तो हुकुम अंकल जी रहते थे ना, वो कहाँ हैं? जी मैं उनका बेटा हूँ। दरअसल 3 दिन पहले पापा एक्सपायर हो गए। क्या? ये कब, कैसे हो गया ये? दरअसल 2 महीने से उनकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, फिर भी वो काम पे आते थे। मैंने उन्हें कितनी बार बोला कि पापा आप इलाज करवा लीजिए, मैं आपको अस्पताल में भर्ती कर देता हूँ, लेकिन वो बोलते थे कि अगर एक दिन भी छुट्टी ली तो नौकरी से हाथ धो बैठेंगे। और मेरे घर में कमाने वाले इकलौते वही थे, क्योंकि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, तो बस इसलिए उन्होंने कभी यहाँ छुट्टी नहीं ली। जब उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, हमने उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया और तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि वो, खैर उनकी जगह मैं ही आया करूँगा सर। अरे जब उनकी इतनी ज्यादा तबीयत खराब थी, हमें बता देते ना पहले ही। बहुत गलत हुआ है तो उनके साथ, होनी को कौन टाल सकता है। लेकिन एक बात बताओ, उनकी जगह तुम आए हो, तुम तो पढ़ाई लिखाई करते हो, ये सब कैसे करोगे? सर शायद आपने सुना नहीं, मैंने बताया ना कि मेरे घर में कमाने वाले इकलौते मेरे पिता ही थे। अब अगर ये काम भी छूट जाएगा तो खाने के भी लाले पड़ जाएंगे, पढ़ाई तो बहुत दूर की बात है। देखता हूँ साहब कैसे पढ़ाई मैनेज हो पाती है। पूरा दिन ये काम कर लिया करूँगा, रात में पढ़ाई कर लिया करूँगा। अरे दिन भर यहाँ पे काम करोगे, रात को पढ़ाई करोगे तो सोओगे कब? और ऐसे ही चलता रहेगा तो तुम्हारी भी तबीयत खराब हो जाएगी। साहब क्या करे, करना तो पड़ेगा ही ना। अगर नहीं करेंगे तो फिर घर का गुजारा कैसे हो पाएगा। कोई बात नहीं, आप चिंता मत कीजिए, मैं जैसे तैसे मैनेज कर लूँगा। ठीक है, वैसे किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मेरे को ज़रूर बता देना, क्योंकि हुकुम जी बहुत भरोसेमंद इंसान थे, बहुत लॉयल थे हमारी कंपनी के लिए। चलता हूँ। अच्छा साहब, आपसे ना एक शिकायत करनी है। शिकायत? कैसी शिकायत करनी है? दरअसल साहब, आप तो मुझे आज ही दिखे हैं, मैं कल से ही काम पे आ रहा हूँ और कल से लेके आज तक हमारे साथ बहुत ज़्यादा बदसलूकी हुई है। बदसलूकी? ऐसा क्या हो गया तुम्हारे साथ? दरअसल कल हम यहाँ पर खाना खा रहे थे तब। अबे ओ, तेरे को मैं दिखाई नहीं दी क्या? सलाम कौन करेगा? मैम साहब मैं खाना खा रहा हूँ। खाना खा रहा था तो? मेरा भी ना इस ऑफिस में बहुत बड़ा ओहदा है, तेरे को पता है? पीए हूँ मैं, बॉस की पीए। और तू मुझे सलाम नहीं कर रहा था? मैम साहब मैं सबको सलाम करता हूँ, लेकिन क्या है ना, अभी खाना खा रहा था इसलिए भूल गया। आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूँगा। खाना खा रहा था, 4 बज रहे हैं शाम के, और तू अभी लंच कर रहा है। लंच करने का टाइम 2 बजे है, ना कि 4 बजे। तेरा जब मन करेगा तब तू अपना डब्बा खोल के बैठ जाएगा खाना खाने के लिए। मुझे भी पता है मैडम कि 2 बजे लंच होता है। दरअसल अंदर लोकेश साहब है, वो मुझे बोल रहे थे कि बाहर से खाना ले आओ उनके लिए, वो आज लंच नहीं लेकर आए और उनके पास कोई साधन नहीं है कहीं जाने का। अब आपको तो पता ही है ना, मार्केट 8 किलोमीटर दूर है, हम पैदल गए थे और पैदल आए, इसलिए हमें समय लग गया, इसलिए अभी खाना खा रहे हैं, और कोई बात नहीं है। अबे ओ, तू अनोखा नहीं है या इस कंपनी का ना बॉस नहीं है। जब तेरा मन करेगा तब तू डब्बा खोल के बैठ जाएगा और लंच करना स्टार्ट कर देगा। सब इस कंपनी में इक्वल है, तो तू भी ना लंच के टाइम ही लंच करेगा। ये बे टाइम डब्बा खोल करके मत बैठ यहाँ पे। और सुन मेरी बात, कान खोल करके ना एक बात अपने दिमाग में डाल ले, यहाँ से जो भी आएगा जाएगा ना, उन सबको तेरे को दुआ सलाम करना है, स्पेशली मुझे, क्योंकि मैं सर की पीए हूँ। और हाँ, अब ये खाना खाता हुआ दिख नहीं जाना चाहिए मेरे को,
वरना मैं तेरी नौकरी खा जाऊंगी, समझ में आया? नौकरी प्यारी हो ना तो डब्बा बंद करके रख दियो। साहब जैसे तैसे हमने ये बात तो सहन कर ली, क्योंकि हमारे पास और कोई चारा नहीं है, कोई नौकरी नहीं है। लेकिन हम तो बस ये सोच रहे हैं कि हमारे पिताजी यहाँ कब से काम कर रहे हैं, सालों से काम कर रहे हैं यहाँ पर, उनके साथ भी ऐसा ही व्यवहार होता होगा, उनके साथ भी ये लोग ऐसी बदसलूकी करते होंगे। लेकिन हमारे पिताजी ने हमें कभी ऐसा नहीं बताया और उन्होंने यहाँ पर डटकर काम किया। बस साहब हम इतना ही कहना चाहते हैं कि अगर आप उनको ये काम करने से रोकेंगे तो शायद कभी ऐसा नहीं करेंगे। हमें बहुत ज़्यादा बेइज्जती महसूस हुई साहब, क्योंकि हमारे पापा तो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन हम पढ़े लिखे हैं, उसके बावजूद सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहे हैं, और उसके बावजूद हमारे साथ अगर ऐसा सलूक होगा तो सोचिए हमारे दिल पे क्या बीतेगी। उसने जो किया है ना तुम्हारे साथ, उसकी सजा तो उसे जरूर मिलेगी। लेकिन आप, मैं वादा करता हूँ तुम्हारे साथ या किसी और एम्प्लॉयज के साथ ऐसा कभी नहीं होगा। चलो चलता हूँ मैं। अंकिता, जी सर। एक काम करो, ये फाइल एक बार रीचेक कर लो, इसमें कुछ मिस्टेक है। ये लो। वो सर मैं खाना खा रही थी। ये अर्जेंट है यार, पहले ये कर लो। इट्स ओके सर, मैं कर देती हूँ। अब ठीक है। ये लीजिए सर, मैंने सब कुछ ठीक कर दिया है, आप एक बार चेक कर लीजिए। वेरी गुड। अंकिता, एक काम करोगी, राजेश सर ना मेरा लैपटॉप मंगा रहे हैं, एक बार ये लैपटॉप उनको दिया। कोई बात नहीं सर, मैं लैपटॉप दे आऊंगी, पहले खाना खा लेती हूँ। यार खाना वाना तो तुम बाद में भी खा सकती हो ना, ये अर्जेंट है, ये देख रहा हो, पहले लो। आई अंडरस्टैंड सर, अर्जेंट है, मैं दे आती हूँ पहले। सर मैं दे आई राजेश सर को लैपटॉप। सर अब मैं अपना लंच कर सकती हूँ? हाँ कोई नहीं। यार ये मिस्टेक तो फिर छोड़ दी तुमने, लो ये पहले ठीक करो, फिर खाना बाद में खाना। सर एक सेकंड, आपका बहुत ज्यादा नहीं हो गया? आपको पता है कि मैं लंच कर रही हूँ और आप बार बार मेरे को इंटरप्ट कर रहे हो लंच करते टाइम। आपको पता है सर ये लंच टाइम हो रहा है, पूरे ऑफिस टाइम पे मैं काम करती रहती हूँ, थोड़ा सा टाइम मिलता है लंच करने का, उस पे भी आप मेरे को इंटरप्ट कर रहे हो और लंच टाइम अभी खत्म हो गया फिर। अच्छा, मतलब मैं तुम्हें खाना खाने के लिए रोक रहा हूँ तो तुम्हें बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन अगर कोई दूसरा खाना खा रहा होता है तो तुम तो उसे खाने से भी उठा देती। वो गार्ड, वो बेचारा नया है, उसके पापा एक्सपायर हो गए, तुम कैसा सलूक कर रहे हो उसके साथ? वो बेचारा बैठकर चुपचाप खाना खा रहा था और तुमने उसको लात मार दी। तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर है कि नहीं? सर मुझे नहीं पता उसने आपको क्या बताया, बट मैं आपको सारी बातें बताती हूँ ना। आपको पता है वो 4 बजे लंच कर रहा था, 4 बजे कोई टाइम है लंच करने का, और उसको देख करके ना सारा का सारा स्टाफ ऐसे ही करता, कभी भी डब्बा खोल करके बैठ जाता। और सर आपको पता है मैं आपकी पीए हूँ, लेकिन फिर भी उसने मेरे को सल्यूट नहीं किया, तो लात खानी तो बनती थी ना। एक साथ 2-2 गलती कोई बर्दाश्त कैसे कर सकता है? तो बस इसलिए मैंने उसे खाने से उठा दिया। तो इसमें मेरी गलती क्या है सर? एक तो मैं उसको रूल ब्रेक करने से रोक रही हूँ, ऊपर से आप मेरे को सुना रहे हो। अरे खाना खाते वक्त तो कोई अपने दुश्मन को भी नहीं उठाता, तुम्हारी हिम्मत कैसे उसके साथ ऐसी बदसलूकी करने की? वो बेचारा, उसके साथ कितनी बड़ी ट्रेजेडी हुई है तुम्हें पता भी है? वो अभी तक सदमे से बाहर भी नहीं आया होगा और तुम उसके साथ ये सब कर रही हो। स्टूडेंट होने के बावजूद भी ना वो अपने पापा का काम संभालने के लिए आया है। हमें तो उसको मोटिवेट करना चाहिए और तुम उसे डिमोटिवेट कर रही हो। अरे जब मैंने बॉस होकर भी किसी एम्प्लॉयज में भेदभाव नहीं किया तो तुम होती कौन है उसको भेदभाव करने वाली? देखो सुनो मेरी बात, पहली और आखिरी वार्निंग है जो तुम्हें माफ कर रहा हूँ, वो भी इसीलिए क्योंकि तुम पिछले 5 सालों से हमारी कंपनी के लिए काम कर रही हो, वरना कोई और होता ना मैं उसको धक्के मार कर निकाल चुका होता अभी तक। आगे से नहीं होना चाहिए सब। कोई भी इंसान हो अंकिता, सभी के साथ इक्वल व्यवहार रखो, वरना मेरे को निकालने में देर नहीं लगेगी। जी सर, मुझे समझ में आ गया है कि मैंने उसके साथ कितनी बदतमीजी की है, बट
आई एम श्योर सर, मैं आगे किसी के साथ इस तरीके की बदतमीजी नहीं करूंगी। मुझे मेरा आज सबक मिल चुका है। आई एम रियली वेरी सॉरी सर। माफी मुझसे नहीं, उससे मांगना जब नेक्स्ट टाइम मिलोगी तब। और आगे से ना मेरे ऑफिस में कभी भी ये सब होना नहीं चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वंस अगेन सॉरी सर। अब तुम खाना खा सकती हो। सौ रुपए किस बात के बेटा? क्योंकि टैक्स है, टैक्स। टैक्स? कैसा टैक्स बेटा? ये दक्षु का टैक्स है। दक्षु का टैक्स? ये क्या है? अरे बुद्धू, अगर तुम मुझे पैसे नहीं दोगे तो मैं अपना इलाज कैसे कर पाऊंगा? इलाज के लिए पैसे चाहिए? क्या हुआ है आपको? वो आंटी, मुझे कैंसर है ना। कैंसर? तुम्हारे पापा कहाँ हैं बेटा? मेरे पापा इतना कमा नहीं पाते ना, वो मेरा इलाज कैसे कर पाएंगे? बेटा, मैंने आपको मना किया ना, किसी अनजान लोगों से पैसे नहीं मांगते। पापा आप तो चुप करो, आपके पास पैसे तो है नहीं, इन लोगों के पास पैसे हैं, तो ये लोग हमारी मदद करेंगे। करेंगे बेटा, जरूर करेंगे। भैया कैसे हुआ सब? देखो ना साहब, मेरा बेटा इतना छोटा है और इतनी छोटी उम्र में इसको इतनी बड़ी बीमारी हो गई। मैं एक मामूली सा सिक्योरिटी गार्ड हूँ, अपने बच्चे के लिए कुछ कर भी नहीं पा रहा मैं। मेरे पे तो इतने पैसे भी नहीं बन पा रहे कि मैं ढंग से इसकी दवाइयाँ पूरी कर सकूं। इलाज तो बहुत दूर की बात है। अरे भैया, अगर आप प्राइवेट में नहीं करवा पा रहे तो किसी सरकारी हॉस्पिटल में ले जाओ, क्या पता वहाँ पे हो जाए इसका इलाज। साहब, गया था मैं हॉस्पिटल अपने बच्चे का इलाज करवाने, लेकिन जब इलाज का बिल सुना ना तो उल्टे पैर वापस आ गया। और बात रही सरकारी अस्पताल की, तो आप लोगों को तो पता ही है कि वहाँ के कैसे हालात हैं। मुझे तो ये भी नहीं पता कि अब मेरे बच्चे का इलाज हो भी पाएगा या नहीं। पता नहीं कैसे होगा मेरे बच्चे का इलाज। ये तो बहुत गलत हो रहा है इस बच्चे के साथ। अब इसकी उम्र ही क्या है, इतना सब कुछ झेल रहा है बेचारा। राहुल यार देखो ना, ये कितना छोटा सा बच्चा है और इसको इतनी बड़ी बीमारी है। शायद ये हमारे आड़ू की एज जितना ही होगा। मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है इस बच्चे की बात सुनकर। इसको इतनी बड़ी बीमारी, वो भी इतनी सी एज में। पता नहीं ये कैसे ही सरवाइव कर पाएगा। क्या है ना अंकिता, सिर्फ हमारा परिवार मिलकर इसकी मदद नहीं कर सकता। क्या है ना, कैंसर के इलाज के लिए बहुत पैसे लगते हैं। लेकिन हाँ, एक आइडिया है मेरे पास। तुम तो जानती हो ना, मैं सोसाइटी का सेक्रेटरी हूँ। मैं एक काम करता हूँ, सबको बोलूंगा। हमारी सोसाइटी में तो कितने सारे फ्लैट्स हैं, कम से कम नहीं तो 19-20 हजार फैमिली तो रहती होगी। अगर थोड़ी थोड़ी भी इनकी मदद करेंगे ना तो शायद इसका इलाज हो जाएगा। अरे हाँ, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। मैंने ऐसा क्यों नहीं सोचा। तुम एक काम करना, तुम सोसाइटी में बात कर लो, और मैं ना मेरी फ्रेंड को जानती हूँ जो एक एनजीओ चलाती है जिसमें गरीब और असहाय बच्चों का इलाज होता है। तो मैं उससे भी बात कर लूंगी, शायद वो भी इसकी मदद कर सके। हाँ, तुम बिल्कुल सही कर रहे हो। मैं अभी सबसे जाके बात करता हूँ। वैसे भैया, इसके इलाज में कितने रुपए लगेंगे? साहब 10 लाख रुपए हैं। 10 लाख रुपए कहाँ से अरेंज कर पाओगे आप? वैसे भी क्या ही लगता है आपका, कौन है आपके लिए जो आप इसकी मदद करोगे? अरे भैया, आप कैसी बात कर रहे हो? अगर किसी को मदद करनी है तो उसके लिए वो ये थोड़ी देखेगा कि सामने वाला उसका खून का रिश्तेदार है कि नहीं। मदद तो इंसानियत के नाते की जाती है ना। और मुझे लगता है कि आपके बेटे की एज और मेरे बेटे की एज ना सेम ही है, तो मुझे इसमें मेरा आड़ू ही दिख रहा है। तो मैं इसकी मदद तो किसी भी हालत में ही करूंगी। देखिए, हमारे पास तो इतने पैसे नहीं है कि हम अकेले ही आपके बेटे का इलाज करवा पाए। लेकिन हाँ, मैं सोसाइटी का सेक्रेटरी हूँ, तो मैं सबसे बात करूंगा। अगर सभी लोग 500,000 रुपए भी दे देंगे ना तो आपके बेटे का इलाज बहुत अच्छे से हो जाएगा। बाकी शाम को मैं एक छोटी सी मीटिंग रखूंगा, आप लोग आ जाना वहाँ पे। और भैया आप ना बिल्कुल भी चिंता मत करना, हम कहीं ना कहीं से भी और कैसे भी करके ना इस बच्चे का इलाज जरूर करवाएंगे। आपको चिंता करने की अब बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद साहब कि आप लोगों ने हमारे बारे में इतना सोचा। आपकी मदद की वजह से कम मेरे बच्चे का इलाज तो हो जाएगा। बेटा थैंक यू बोलो अंकल आंटी को। थैंक यू अंकल आंटी। इट्स ओके बेटा। भैया शाम को मिलते हैं। बेटा बाय करो भैया को। बाय बाय।